ये हमारा ICSE बोर्ड हिस्ट्री का क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 7 दिल्ली सल्तनत। ये है 7th B, 7th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। 7th A था मिडवल इंडिया द चोलास के बारे में, और ये 7th B है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली में जो सुल्तान ने रूल किए हैं, जितने भी सुल्तान मतलब किंग्स जो हैं रूल किए हैं उनके बारे में है। दिल्ली सल्तनत में 11th और 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी आए, वहाँ पर रूल किए, लेकिन 13th सेंचुरी में पूरी डायनेस्टी जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी 11th और 12th सेंचुरी में आए, वहाँ पर रहे, वहाँ पर रूल किए, और फिर 3rd सेंचुरी से जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश्ड हो गई, और वही क्या हो गई, दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में जिनका सेंटर था, रूल तो पूरे इंडिया में कर रहे थे, लेकिन जो सेंटर था वो कहाँ पर था इनका, दिल्ली में था। इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। जितने भी किंग्स थे, जितने भी, और ये कौन थे, और ये जितने भी रूलर थे ये सारे मुस्लिम रूलर थे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना था, 1526 से 1526 तक, 1206 से 1526 AD तक ये पूरा टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। 1206 से 1526 AD तक जितने भी किंग्स रूल किए हैं वो सारे मुस्लिम थे। ठीक है, सारे मुस्लिम किंग्स थे जो 1206 से 1526 AD तक रूल किए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ, 13th सेंचुरी के बाद जब डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई, उसको 5 पार्ट्स में उस डायनेस्टी को बांट दिए। 5 डायनेस्टी कौन कौन सी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी है। इन्हें मतलब ये डायनेस्टी है जो टाइम पीरियड जो किंग्स रूल किए हैं कब से कब तक का, उस पार्ट से इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। स्लेव डायनेस्टी मतलब मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के जो स्लेव थे, स्लेव मतलब दास जिसे कहते हैं, जो उनके अंडर थे, उनका पूरा दास एज अ नौकर जिसे कहते हैं, तो वो पूरे मोहम्मद गौरी और गजनी के अंडर में थे। वो पूरा उनकी बात मानते थे, जो भी वो कहते थे, दास थे। और कौन थे ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे, किनके, स्लेवरी थे किनके, मोहम्मद गौरी और गजनी के। इस वजह से अब उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही अच्छे थे, बहुत मतलब इंटेलिजेंट थे। इस वजह से इनके लिए उन्होंने एक डायनेस्टी बना दी, जहां पर इन्हें वहां का किंग बना दिए। अब उस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्लेव थे, वो पहले किंग जो थे वो स्लेवरी थे किनके, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के। समझ में आया? इस वजह से इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक था, 1206 से 1290 AD तक था। सबसे पहले जो किंग थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल ही रूल किए हैं। इसके बाद किसी गेम खेल रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। कब से कब तक, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर रूल किए हैं। नेक्स्ट किंग है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 AD तक रूल किए हैं। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रूल किए हैं। और बालबन जो है वो 1266 से 1286 AD तक रूल किए। समझ में आ रहा है? मतलब और भी कुछ किंग्स थे, लेकिन जो बहुत पावरफुल किंग्स थे, जो मेन किंग्स थे, उनके बारे में इसमें बताया हुआ है। खलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद आता है खलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी था 1206 से 1290, और खलजी डायनेस्टी है 1290 से 1320 AD तक।
अब है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 AD तक रूल किए हैं। ये खलजी डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 AD तक का था ये डायनेस्टी, ये जो टाइम पीरियड था। कौन कौन से किंग्स आए? घियासुद्दीन, ये 1320 से 1325 तक। घियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक रूल किए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रूल किए हैं। सन में आया। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 AD तक ये डायनेस्टी थी। कौन कौन से किंग थे? खिज़्र खान 1414 से 1421 AD तक और फिर आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह ये 1421 से 1434 तक। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का रूल था 1434 से 1444 तक। नेक्स्ट है आलम शाह। आलम शाह, आलम शाह जो है ये 1444 से 1451 तक रूल किए हैं। लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1451 से 1526 AD तक। कौन कौन से किंग थे? बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 एंड इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, मतलब जो इस्लामिक जो मुस्लिम किंग्स थे वो 1526 तक रूल किए हैं। कब से कब तक? 1206 से 1526 AD तक। 5 डायनेस्टी है। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, इसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बालबन। नेक्स्ट है खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 AD, इसमें आते हैं अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 AD, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 AD, खिज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह। लास्ट है लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 AD, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ये डायनेस्टी यहाँ तक समझ में आ गया। ये 5 डायनेस्टी थी। अब हम नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन पहले ही पढ़ चुके हैं, स्लेव डायनेस्टी के थे। कब से कब तक? 1206 से 1210 तक 4 इयर्स रूल किए। ये क्या थे? तुर्किश थे और हाई रैंक इन मोहम्मद गौरी आर्मी। मोहम्मद गौरी जो थे उनकी आर्मी में इनकी हाई रैंक थी, मतलब जो मेन पूरा आर्मी की देखरेख करना है, जो मेन ऑफिसर होते हैं वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किन के आर्मी के? मोहम्मद गौरी के आर्मी में। आफ्टर मोहम्मद गौरी डेथ कंट्रोल टू ऐबक। मोहम्मद गौरी मतलब आर्मी थी उनकी भी, वो भी पूरा कब्जा कर रहे थे इंडिया को। जब मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ हो गई, 1206 AD में जब डेथ हो गई, इसके बाद पूरा आर्मी का कंट्रोल या पूरा जहाँ पर एक रूल कर रहे थे, तो पूरा कंट्रोल किस पर आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। ठीक है, मतलब जितना मोहम्मद गौरी का था वो पूरा किस पर आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, जो पहले मुस्लिम रूलर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये फाउंडर है किसके? दिल्ली सल्तनत के, मतलब
दिल्ली में रह करके इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट है हिज जेनरोसिटी नोन एज लाख बख्श, मतलब इनका जो नेचर था वो काफी दयालु था, इस वजह से इनका नाम लाख बख्श कह दिए। इनका नाम लाख बख्श रख दी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया, रियल फाउंडर है किस चीज के? मुस्लिम रूलर के, इंडिया में मुस्लिम रूलर के फाउंडर। क्यों? क्योंकि ये पहले ही ऐसे रूलर थे जो इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और इसके बाद से ही मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जितने भी किंग्स आए हैं वो सब मुस्लिम रूलर थे, ठीक है। ये भी मुस्लिम रूलर थे, तुर्किश के हैं, तुर्की के। सन में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी खलजी डायनेस्टी के हैं। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खलजी रूल किए हैं। ये कौन थे? ये जलाउद्दीन के नेफ्यू और सन इन लॉ थे। जलाउद्दीन जो किंग थे उनके नेफ्यू मीन्स भतीजे और सन इन लॉ मीन्स दामाद थे, मतलब उनकी डॉटर के हस्बैंड थे। इन जुलाई 1296 AD he murdered his uncle and father-in-law। अलाउद्दीन खलजी के अंकल कौन थे? जलाउद्दीन खलजी, और इनका मर्डर कर दिए थे कौन? अलाउद्दीन खलजी। जलाउद्दीन का मर्डर कर दिए थे, ये इनके अंकल थे और फादर इन लॉ थे। कब किए हैं? जुलाई 1296 AD में। जुलाई 1296 AD में इन्होंने अपने अंकल का, मतलब उनके फादर इन लॉ का मर्डर कर दिए हैं। इसके बाद से जलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन खलजी जो है रूल करने लगे हैं। नेक्स्ट है डिसाइडेड टू कंट्रोल पावर ऑफ नॉबल्स एंड उलेमा। और अलाउद्दीन खलजी ने डिसाइड किया कि जो नॉबल्स के पास पावर है, जो नॉबल्स मतलब जो किंग है, किंग से नीचे जो भी ऑफिसर्स हैं जिनके पास मिनिस्टर्स हैं, जो पावर है उनको, उनकी पावर्स को कंट्रोल में करना, ठीक है। और उलेमा स्कॉलर्स होते हैं। उलेमा क्या कौन है? स्कॉलर्स। उलेमा मतलब स्कॉलर्स जो किंग के साथ होते थे, जिनको किंग मतलब किंगडम को चलाने में हेल्प करते थे, स्कॉलर्स थे। उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनकी पावर को, मतलब इन्हें हम कितनी पावर दे सके, कितनी पावर नहीं है, ये सब उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम मंगोल इन्वेशन। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी की फोर्स तैयार की जिससे वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। किनसे? मंगोल से। मंगोल से, ये बाहर कंट्री के थे। मंगोल इन्वेशन मतलब मंगोल के अटैक से प्रोटेक्ट कर सके अपनी कंट्री को, इस वजह से उन्होंने बहुत ही ह्यूज आर्मी फोर्स को तैयार की, ठीक है। नेक्स्ट है लोवर्ड एंड फिक्स्ड प्राइस ऑफ गुड्स एंड डेली यूज। इन्होंने बहुत ही लार्ज आर्मी को बनाया। इसके बाद जो भी गुड्स थे, मतलब जो डेली यूज में जो सामान यूज हो रहे थे डेली यूज में, उसके प्राइस को, उसके रेट को कम किए और फिक्स्ड किए। ऐसा नहीं था, उन्होंने फिक्स्ड किया कि ये सामान अगर 10 रुपए का है तो हर जगह 10 रुपए का ही बिकेगा, ठीक है। मतलब जो भी करेंसी थी उस टाइम पे वो रुपीस नहीं थी। सन में आया, उन्होंने जो गुड्स थे डेली यूज में, जो सामान यूज थे, उसके प्राइस को लो किए और प्राइस को फिक्स्ड किए। 3 मार्केट्स उन्होंने सेट किए। 3 मार्केट्स कौन कौन सी? ग्रेन मार्केट। ग्रेन मार्केट को क्या कहते हैं? मंडी। मंडी, ग्रेन मार्केट मतलब जहां पर अनाज बिकते हैं, जैसे चावल है, दाल है, ठीक है, गेहूं, चना, ये सब जो जितने भी अनाज, जो ग्रेन्स है जितने भी, वो सब की जो मार्केट है उसे क्या कहते हैं? मंडी। 3 मार्केट में डिवाइड किए थे।
एक मार्केट जहाँ पर सिर्फ ग्रेन्स बिकते हैं। दूसरी है क्लॉथ मार्केट। क्लॉथ मार्केट कपड़ों की मार्केट। कपड़ों की मार्केट को सराई अदल कहते हैं। क्या कहते थे, मतलब उस टाइम पे क्लॉथ मार्केट को सराई अदल कहते थे, सराई अदल। नेक्स्ट मार्केट है तीसरी मार्केट, मार्केट फॉर हॉर्सेस, कैटल्स, स्लेव्स। मतलब पूरी जो मार्केट थी वहाँ पर हॉर्सेस बिकते थे, हॉर्स को बेचते थे, खरीदते थे। कैटल्स मतलब गाय है, ये सबको, गोट्स वगैरह है, काऊ है, तो ये सब कैटल्स को बेचते थे, खरीदते। स्लेव्स हैं। ये 3 मार्केट हो गई, समझ में आया। नेक्स्ट है अपॉइंटेड सुपरिंटेंडेंट शाना ए मंडी इंटेलिजेंस ऑफिसर। शाना ए मंडी किसे कहते थे? सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट मतलब जो इंटेलिजेंस ऑफिसर बना दिए, सुपरिंटेंडेंट को क्या कहते हैं? शाना ए मंडी। ये कौन है? जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, मतलब जो मेन उसको पूरा संभालने के लिए, जैसे मंडी की जो देखभाल करना, ठीक है, रेट को फिक्स करना, ये सब जो है उनके अंडर में आने लगा। पूरा मेन कंट्रोल इनके अंडर में कर दिए, किनके? इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर। समझ में आ गया? ये किसके बारे में हो गया? अलाउद्दीन खलजी के बारे में। इन्होंने 1296 से 1316 तक रूल किए हैं और इनके अंकल कौन थे? जलाउद्दीन, और फादर इन लॉ भी यही थे। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक तुगलक डायनेस्टी के हैं। इन्होंने कब से कब तक रूल किए हैं? 1320 से 14 से 51। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक कौन है? तुगलक डायनेस्टी के मतलब तुगलक डायनेस्टी के हैं। कब से कब तक रूल किए हैं? 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 तक मोहम्मद तुगलक रूल किए हैं। ये तुगलक डायनेस्टी के हैं। और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गाजी मलिक। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं गाजी मलिक। गाजी मलिक फाउंडर हैं, लेकिन इन्होंने फाउंडर थे, लेकिन इन्होंने जो उनका सिंहासन था तुगलक डायनेस्टी में, जो किंग का, वो किसे दे दिए? घियासुद्दीन तुगलक को। घियासुद्दीन तुगलक को किंग बना दिए हैं वहाँ का। कब? 1320 AD में। 1320 AD में ये जो है तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक है? 1320 AD से 14 AD तक। AD तक है। गाजी मलिक फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, लेकिन इन्होंने रूल नहीं किया एज अ किंग, मतलब किंग नहीं बने। और किसे बना दिए किंग? घियासुद्दीन तुगलक को। कब? 1320 में। आफ्टर हिज डेथ, घियासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद कौन आए? 1325 में घियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। इसके बाद इनके सन आए मोहम्मद तुगलक। फिर घियासुद्दीन तुगलक 1325 में डेथ हो गई। इनके बाद मोहम्मद तुगलक वहाँ पर रूल करने लगे, वो किंग बन गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मोहम्मद तुगलक के बारे में हो गया। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक के में ही कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे डेक्कन पोलाइसी। डेक्कन पोलाइसी मतलब डेक्कन रीजन में ये कैसे रूल कर रहे थे? डेक्कन रीजन जो है, डेक्कन रीजन तुगलक के ही अंडर में था, तुगलक डायनेस्टी के ही अंडर में था, उनके कंट्रोल में। लेकिन उन्होंने ये मोहम्मद तुगलक ने उसे फ्री कर दिया, डेक्कन रीजन को फ्री कर दिया कि यहाँ पर मतलब ये फ्री हो गए, तुगलक डायनेस्टी से फ्री हो गए। और अटैच किससे कर दिया? दिल्ली सल्तनत से।
मतलब जो दिल्ली में बैठकर जो किंग रूल कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा कहाँ पर, डेक्कन रीजन में। समझ में आ रहा है। डेक्कन रीजन को इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने, तुगलक डायनेस्टी के, उसे फ्री कर दिए कि ये मतलब फ्री है, वहां पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और डायरेक्ट कंट्रोल किससे अटैच कर दिए, दिल्ली सल्तनत से। समझ में आया। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब ये अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी। दिल्ली से उन्होंने कैपिटल किस में चेंज कर दी, देवगढ़ में। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल थी और उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली की बजाय कैपिटल क्या होगी, देवगिर। देवगिर कैपिटल होगी कंट्री की, इंडिया की, देवगिर कैपिटल होगी, और देवगिर का नाम कर दिए दौलताबाद। ये साउथ इंडिया में है, ठीक है, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में आ रहा है। देवगिर को नाम रीनेम चेंज कर दिए, मतलब देवगिर नाम था उसका, उस जगह का, साउथ इंडिया में, और देवगिर की जगह उन्होंने दौलताबाद नाम रख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सी पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादातर जो वहाँ के लोग थे वो सारे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे किधर, दौलताबाद में, और इंक्लूडिंग शेख्स, उलेमा, नोबल, ये सब भी शिफ्ट होने लगे। शेख्स, उलेमा, नोबल्स कौन है, जो किंग्स के नीचे जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये सब भी धीरे धीरे दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट होने लगे। उन्होंने ये मोहम्मद तुगलक ने रोड, मेन रोड बना दी थी जो दिल्ली से डायरेक्ट दौलताबाद तक जा रही थी। अब क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड, बहुत से लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, जब वो शिफ्ट हो रहे थे। शिफ्ट जब कर रहे थे दिल्ली से दौलताबाद, ये काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल था, उस टाइम पे इतना सिस्टम नहीं था, एयरप्लेन या फिर ट्रेन वगैरह, जिससे वो तुरंत वहाँ पर पहुँच सके। रोडवेज से जा रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी बहुत से लोग की डेथ हो गई थी और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उनको शिफ्ट होने में, जब वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली से दौलताबाद में। इस वजह से बहुत से लोग की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है साउथ टू नॉर्थ। अब दौलताबाद में इन्होंने साउथ रीजन में आ गए, साउथ इंडिया में। अब क्या हुआ, अब ये साउथ इंडिया में जब आ गए तो जिनका कंट्रोल था वो नॉर्थ इंडिया तक नहीं हो पा रहा था, मतलब नॉर्थ इंडिया के रीजन में अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपना रूल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इन्होंने फिर डिसाइड किया और फिर से साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव कर गए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के ये फर्स्ट सेकंड था, थर्ड और देखते हैं इसके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मोहम्मद तुगलक ने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर पर भी फोकस करने लगे, उधर भी ध्यान देने लगे और एग्रीकल्चर की प्रोसेस को और डेवलप कर दिए। मेड न्यू डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवानी को ही। उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया था, जिससे जहाँ पर एग्रीकल्चर पर डेवलपमेंट हो सके, और उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, दीवान-ई-कोही। जैसे अलग अलग सब चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, सेम वैसे ही एग्रीकल्चर का भी अलग से डिपार्टमेंट बना दिए थे, जहाँ पर डेवलपमेंट किसका हो रहा था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो सब वहाँ पर देखा जाने लगा। और डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, दीवान-ई-कोही। समझ में आया। Peasants were given financial support to arranging seats, और इस डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे पीजेंट्स की, मतलब फार्मर्स की, किस चीज़ में, सीड्स को अरेंज करने में, कल्टीवेशन के लिए। जब उन्हें कोई खेती करना है, ठीक है, कोई फल या कोई ग्रेन्स उगाना है तो उसके लिए सीड्स चाहिए, और सीड्स को खरीदना है तो उसके लिए जो पीजेंट्स जो हैं नहीं ले पा रहे थे, उनके पास इतनी फाइनेंशियल
कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सीड्स को खरीद करके उससे कल्टीवेशन कर सके, तब वो पीजेंट्स की, फार्मर्स की हेल्प करते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे, जिससे वो सीड्स को खरीद करके और कल्टीवेशन कर सके। ठीक है। और लोन वाज आल्सो गिवन टू फेलर क्रॉप्स। जब किसी फार्मर की क्रॉप्स फेल हो जाती थी तो उसे उन्हें लोन भी दिया जाता था। कौन देते थे? जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो किंग्स ने उन्हें बनाए थे, वही लोग इनकी हेल्प करते थे। किंग्स फेलर क्रॉप्स मतलब मान लीजिए कोई पीजेंट है, कोई फार्मर है, उन्होंने अपनी लैंड में कोई ग्रेन्स, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने वीट ग्रो किया, गेहूं की खेती की। उसमें क्या हुआ, उनके जो वीट है, जो उस वीट है उसमें सीड्स नहीं हुए, मतलब वीट गेहूं जो उसमें अच्छे से दाने उसमें नहीं पड़े, या फिर कोई एनिमल्स आके उनकी क्रॉप्स को खराब कर दिए, या फिर कोई उसमें इंसेक्ट्स लग गए, डिसीज हो गए उस क्रॉप में, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। ठीक है, तो मतलब क्रॉप्स जो बेकार होने के बहुत सी है कि किस टाइप से बेकार हो रही हैं। तो जब जिन फार्मर की क्रॉप फेल हो गई, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके क्रॉप्स सीड्स को ग्रो किए, देन जब फेल हो गई क्रॉप, उससे कुछ नहीं मिला उन्हें, तब उनको लोन देते थे। कौन? किंग्स, जो डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग थे, दीवानी कोही के, वो उन्हें हेल्प करते थे लोन देकर। नेक्स्ट है कॉपर कॉइन्स। उन्होंने कॉपर कॉइन्स को भी इस्टेब्लिश कर दिया, कॉपर कॉइन्स को मार्केट में लाने लगे। सिल्वर कॉइन्स था पहले, सिल्वर कॉइन्स का यूज हो रहा था, लेकिन सिल्वर की कमी की वजह से, सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कॉपर के कॉइन्स को बनवा दिए। कॉपर कॉइन्स को क्या कहते थे? जित्तल। कॉपर कॉइन्स को जित्तल और सिल्वर कॉइन्स को तंक। सिल्वर कॉइन्स को तंक और कॉपर कॉइन्स को जित्तल कहते थे। और उन्होंने सिल्वर कॉइन्स की जगह कॉपर कॉइन्स को मार्केट में ला दिए, और जिसकी वजह से कॉमन पीपल, ट्रेडर्स को भी बहुत डिफिकल्टी होने लगी, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स में जितना भी पूरा सेम स्ट्रक्चर कॉपर कॉइन्स का दे दिए, जिससे उन्हें डिफरेंस जानने में, डिफरेंस देखने में कि सिल्वर कॉइन्स है या कॉपर कॉइन, तो उसमें उन्हें डिफिकल्टी होने लगी। जो कॉमन पीपल है या ट्रेडर्स है, उन्हें उस कॉइन को यूज करने में, उससे ट्रेडिंग करने में, एक्सचेंज करने में, उससे भी उन्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी। यहां तक समझ में आ गया। न्यू डिपार्टमेंट बना दिए कौन? मोहम्मद तुगलक। ये सब जो है ये मोहम्मद तुगलक के बारे में है, इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवा दिए, जिसे दीवानी को ही कहते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, जिससे वो सीड्स को अरेंज कर सके, कल्टीवेशन कर सके। लोन भी देते थे जब उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती थी। सिल्वर कॉइन्स की जगह उन्होंने कॉपर कॉइन्स को बना दिया, और सेम उन्होंने जो कॉपर कॉइन्स बनवाए थे वो सेम एज अ डिक्टो सिल्वर कॉइन्स की तरह उसमें पूरा बनवाए थे। सिल्वर कॉइन्स को तंक और कॉपर कॉइन्स को जित्तल कहते हैं। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है टैक्सेशन इन डोब। टैक्सेशन इन डोब मतलब डोब रीजन में टैक्स लेना। कैसे लेते थे? उन्होंने टैक्स रीजन मतलब डोब रीजन में टैक्सेशन को और इंक्रीज कर दिए। डोब रीजन ऐसे रीजन होते हैं जो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे डोब रीजन कहते हैं। वहां पर उस रीजन में बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन को मतलब टैक्स को इंक्रीज कर दिए थे। नेक्स्ट है डोब रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना। डोब रीजन कौन सा था? गंगा रिवर और यमुना रिवर के बीच का रीजन था। क्या है गंगा रीजन और यमुना रीजन? मतलब गंगा और रिवर और यमुना रिवर के बीच का जो रीजन है, जाहिर सी बात है वहाँ की जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है,
उससे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ग्रेन्स है, क्रॉप्स है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इंक्रीज कर दिया टैक्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। पीजेंट्स पेइंग टैक्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। फार्मर्स जो थे उनकी लैंड में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा था, जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा था, उसका हाफ पार्ट, लगभग हाफ पार्ट जो है वो एज अ टैक्स किंग्स को देते थे। जो ऑफिसर्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हें ये लोग आधे से ज़्यादा या लगभग हाफ पार्ट जो है वो क्रॉप्स का हाफ पार्ट एज अ टैक्स इन्हें देते थे। लेकिन फिर भी जो किंग्स हैं वो मतलब जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो और ज़्यादा फार्मर से टैक्स ले रहे हैं और ज़्यादा क्रॉप्स को मांग रहे हैं। ऑल्सो एट टाइम ऑफ फेमाइन, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे उन्होंने, आधा ग्रेन्स आधे क्रॉप्स दे रहे थे एज अ टैक्स। लेकिन जब फेमाइन मतलब जब क्रॉप्स की, ग्रेन्स की कमी हो गई, खेतियाँ कम, कल्टीवेशन कम हो गया, किसी प्रॉब्लम से, किसी डिसीज़ की वजह से जो प्लांट्स में लग रहे, इसकी वजह से बहुत सी क्रॉप्स खराब हो गई। इसके बाद भी वो लोग टैक्स को बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स लेते थे। ठीक है। पीजेंट्स अनेबल टू पे टैक्स एंड फ्लेड अवे। उन्हें टैक्स उनको वो फिक्स किए थे, हमें इतना टैक्स चाहिए, किसी भी कंडीशन में उनसे पूरा टैक्स लेते थे। अब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो कुछ पार्ट जो है वो अपने लिए भी रखेंगे, फार्मर्स को भी तो कुछ चाहिए। लेकिन वो ऐसा ये नहीं देखते थे कि उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपना देखते थे। वो टैक्स उन्हें लेना है तो लेना है। और जब पीजेंट जो है, फार्मर है, टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तब वो अपने विलेजेस को छोड़ करके बाहर चले गए। जब वो विलेजेस को छोड़कर भाग गए अपने विलेजेस को, तब इनके जो ऑफिसर्स थे, मोहम्मद तुगलक के जो ऑफिसर्स थे, मोहम्मद तुगलक ने अपने ऑफिसर्स को भेजे और वो जितने भी पीजेंट्स थे, जितने फार्मर्स थे, उन्हें ले आए, ढूंढ करके पकड़ लाए और फिर इसके बाद उन्हें सभी फार्मर्स को, सभी पीजेंट्स को पनिश किए। मतलब मोहम्मद तुगलक जो थे उनके आइडियाज गुड थे, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी वो ठीक नहीं थी। मतलब जैसे उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी। जब वो ट्रैवल किए उसके बीच में भी काफ़ी लोग की डेथ हो गई। पीजेंट्स, फार्मर्स हैं, अब वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पनिश कर रहे हैं। तो ये कुछ मतलब ठीक नहीं था, बैड था। और वैसे उनके जो आइडियाज थे वो ठीक थे, समझ में आ गया। ये हमने पढ़ लिया मोहम्मद तुगलक के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिटरेरी सोर्स के बारे में कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कैसे पता चला। देखते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुछ ऐसे लिटरेचर, मतलब ऐसे कुछ सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कैसे? पहला तो है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही क्या है? ये बुक है। किसने कंपोज किया? जियाउद्दीन बरानी ने। जियाउद्दीन बरानी ने इसे कंपोज किया, इस बुक को। कौन सी बुक? तारीख-ए-फिरोज शाही को। जियाउद्दीन बरानी लिव्ड ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह। जियाउद्दीन बरानी इंडिया में कब थे? जब मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह का रूल था। उनके रीजन में ये जियाउद्दीन बरानी थे। कवर्स रीजन ऑफ घियासुद्दीन 6 years ऑफ फिरोज शाह। इस बुक में उन्होंने कवर किया है घियासुद्दीन के रीजन को, जब घियासुद्दीन जो है वहाँ पर रूल कर रहे थे, उसका पूरा कवर किए हैं इस बुक में। उनके बारे में कि कैसी गवर्नमेंट थी, कौन किंग था, कैसे रूल्स रेगुलेशन थे, लॉज थे, ये सब। और घियासुद्दीन का पूरा रीजन और 6 years फिरोज शाह का।
फिरोज शाह जितना रूल किए उसका स्टार्टिंग का 6 इयर्स जो है वो, और घियासुद्दीन ने जितने रूल किए हैं जितने टाइम पीरियड तक, वो पूरा उसके बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में कब क्या हुआ वो सब चीजें इस बुक में इन्होंने कंपोज की है। कंटेन्स लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, एडवाइस, प्रिसेप्ट्स। मतलब जो किंग्स थे उनके क्या क्या बारे में लिखे हैं कि लॉज कौन कौन से थे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन क्या थे, गवर्नमेंट कैसी थी, कैसे वहां पर मतलब अपने एरिया को रूल कर रहे थे, कैसे कंट्रोल कर रहे थे, और जब कोई गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट कैसे देते थे, कौन सी देते थे, ये सब चीज़ें हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, अफेयर्स मतलब जो उनके प्रशासन में जो मिनिस्टर्स हैं या उनके पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और प्रिसेप्ट्स, एडवाइस, एडवाइस मतलब एडवाइस क्या क्या दिए, क्या क्या चीज़ नई डेवलपमेंट हुआ उनके रीजन में। प्रिसेप्ट्स क्या उपदेश दिए, क्या नॉलेज मिली उन्हें, ये सब चीज़ के बारे में उस बुक में इन्होंने लिखा है। सन में आ गया, जियाउद्दीन बरानी ने बुक कंपोज की है, कौन सी, तारीख-ए-फिरोज शाही। ये पहला हो गया। दूसरा लिटरेरी सोर्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सोर्स है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये भी पोएटिक्स है, ये बुक है। इसे चंद बरदई ने इसे कंपोज की है। चंद बरदई कौन थे? ये एक पोएट थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को कंपोज किया, इस बुक को लिखे हैं। कब लिखे हैं, मतलब किसके बारे में है? पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, लाइफ ऑफ पृथ्वीराज थर्ड, जब पृथ्वीराज थर्ड का रूल था, और उनकी लाइफ के बारे में इस बुक में लिखे हैं। चौहान किंग, पृथ्वीराज थर्ड चौहान किंग, जो अजमेर और दिल्ली में 1165 और 1192 में रूल कर रहे थे, ठीक है, एज अ किंग। जब पृथ्वीराज थर्ड और चौहान किंग कहाँ पर? अजमेर और दिल्ली में। कब? 1165 और 1192 में जब ये रूल कर रहे थे, जो पूरा रूलिंग सिस्टम था, गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में, कैसी गवर्नमेंट है, कैसे वहाँ पर रूल कर रहे हैं, कैसी पब्लिक है, कैसी पॉपुलेशन है, वो सब चीज़ के बारे में बुक में लिखे हैं। रिटन इन बल्लट फॉर्म, किस फॉर्म में लिखे हैं? बल्लट फॉर्म में। ये याद रखिएगा कि किस फॉर्म में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो? बल्लट फॉर्म में। बल्लट फॉर्म मतलब इस फॉर्म में कि एज ए सॉन्ग के फॉर्म में, कि जिसे उसे संग किया जा सके। स्टिल संग बाय बार्ड्स थ्रू आउट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड राजपूतना। और अभी भी बार्ड्स लोग जो है, मतलब बार्ड्स ऐसे लोग जो बल्लट को संग कर रहे हैं, पोएट्स जो होते हैं वो उसे संग कर रहे हैं। किसे संग कर रहे हैं? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसे वो पोएम्स लिखी हुई है, पोएटिक्स लिखी गई है, उसको संग कर रहे हैं। कौन? बार्ड्स। और ये किस फॉर्म में लिखी गई? बैलेट फॉर्म में। बैलेट फॉर्म मतलब सॉन्ग के फॉर्म में लिखी गई है। और इसे बार्ड्स जो है, बार्ड्स जो पोएट्स होते हैं वो इसे संग कर रहे हैं। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसमें, और राजपूतना में। ये सब पूरे क्या है, वहाँ के बार्ड्स जो है बल्लट फॉर्म में जो लिखी गई है पृथ्वीराज रासो बुक, इसकी पोएम्स को संग कर रहे हैं। समझ में आ गया इतना? यहाँ से हमारा क्या कंप्लीट हो गया? हमने कुतुबुद्दीन ऐबक डायनेस्टी जितनी है वो सब के बारे में पढ़ लिए, खलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ये सब के बारे में। और ये क्या था? लिटरेरी सोर्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलाइटी, सोसाइटी, डेवलपमेंट, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी बिल्डिंग्स, कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।